से हाय दोस्तों। तो देखिए, आप सबको वैसे पता ही होगा कि ईरान, इज़राइल और यूएस का वॉर चल रहा है। आज उसका 14th डे है और पता है आज सुबह-सुबह क्या हुआ? ईरान के खर्ग आइलैंड पे जो उसका ऑयल आर्टरी है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, सुबह-सुबह। यूएस और इज़राइल मिलके अटैक कर देते हैं उसको। देखिए, आज तक इतने दिनों ऑफ वॉर में या आज तक की हिस्ट्री में यूएस और ईरान का जितने बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इज़राइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी भी कंट्री ने ईरान के खर्ग आइलैंड पे वॉर नहीं किया। उसका एक रीज़न था स्पेसिफिकली क्यों नहीं किया बोल के। हम इस वीडियो के अंदर उसको भी समझेंगे और दूसरी चीज 14 डेज हो गए ईरान और यूएस और इसराइल ने किसके ऊपर कितना कितना अटैक किया, कितना डैमेज हुआ, इसके बारे में जानेंगे और क्यों मैं इस चीज को ट्राइड एंटिटी बोलूंगा। ठीक है, देखिए इस वॉर के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, किसको सबसे ज्यादा लॉस है और ग्लोबल लेवल पे जो अभी ऑयल का जो प्राइस है वो शूट अप हुआ है और जो पूरी इकोनॉमी क्रैश हो रही है कुछ कुछ कंट्रीज की, वो क्यों हो रहा है इसको भी मैं समझेंगे। चलिए इस समझ से तो इन सब चीजों को मिला के इस वीडियो के अंदर। ओके, तो देखिए सबसे पहले अभी इस वॉर को अगर आपको समझना है तो आपको ये समझने पड़ेंगे तीन चीजें कि यूएस ईरान से क्यों लड़ रहा है, इसराइल ईरान से क्यों लड़ रहा है और ईरान इसराइल यूएस से क्यों लड़ रहा है। देखिए सबसे पहला आपको यूएस और इसराइल की दोस्ती यार पता होगा, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता होगा यूएस ईरान के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। देखिए इसराइल से पहले यूएस जो है ईरान का बहुत अच्छा साथी था, आई वुड से अच्छे फ्रेंड्स भी थे। बट होता क्या है कि 1979 के अंदर जब यहाँ पे मुस्लिम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट इन सेंस की तख्ता पलट होकर मुस्लिम जो खमेनी की गवर्नमेंट जो आ जाती है, तब होता क्या है कि उससे पहले ईरान के अंदर, ठीक है, मतलब तेहरान की में यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी ऑयल कंपनी, क्योंकि ईरान बहुत पहले से ऑयल कंट्री, मतलब ऑयल के ऊपर पूरा इकोनॉमी चलता है, तो ईरान बिफोर 1979 भी ऑयल कंट्री था। ठीक है, उस पूरा पहले भी जो डायनेस्टी थी वहां की वो ऐसे ही करती थी, ठीक है, पूरा ऑयल लेती थी। वहां मेन क्या होता है, यूएस की जो कंपनी थी वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती थी, ऑयल को बेचती थी, ठीक है, और जो प्रॉफिट आता है वो ईरान कंट्री रखती थी। बट जब वहां पे मुस्लिम क्या बोलते हैं पार्टी आई, जो खुमैनी की जो क्या बोलते हैं पार्टी आई वहां पे, उन्होंने क्या किया, जो थक्का पलटो, उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑयल कंपनी थी या पूरी जितनी ऑयल इंडस्ट्री थी उसको पूरा नेशनलाइज कर दिया। ईरान की जितनी भी ऑयल कंपनी थी या जितना भी ऑयल इंडस्ट्री पूरा नेशनलाइज कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि यूएस को वहां से भागना, मतलब बाहर रखना पड़ता है। और जब खमेनी वहां पे आए थे तो जब वहां पे मतलब विद्रोह चल रहा था उसके ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि टू नियर टू 270 अमेरिकन हॉस्टेज बना लिए थे और वहां पे उनकी जो एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी, वहां पे अटैक कर दिया था। ये सब देख के वॉशिंगटन, ठीक है, मतलब जो यूएस था, वो बोझा गुस्सा गुस्सा हुआ और उसने ईरान के साथ जितने भी रिश्ते सब तोड़ दिए और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसराइल ईरान से क्यों लड़ रहा है, आपको पता होगा कि वहां पे देखिए ईरान ने ना एक चीज बोला कि जब भी वो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा सबसे पहले उसको यूज करेगा इसराइल के ऊपर ही। ठीक है, तो ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंस थ्रेट भी है। ठीक है, जितना टिल नाउ आज की डेट में ईरान के इसराइल को मानता नहीं है कि वो कंट्री है बोल के और उसके ऊपर अटैक करता ही रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यूएस और इसराइल मिलके 28 फरवरी 2026 को अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, क्या बोल के कि वहां पे एक उनको रेजिम चेंज करना है, दूसरा कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में 2 दिन दूर है बोल के। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं आपको आई बटन के ऊपर मैं रख दूंगा, तो प्लीज आप वहां पे एक बार जाके आपको और डिटेल में चाहे तो आप देख सकते हैं कि क्या हिस्ट्री क्या थी बोल के इसकी। चलिए अब क्या रियल में अब चल क्या रहा है, अभी की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं। ठीक है, द मिडिल ईस्ट एट द ब्रिंक, द ईरान इसराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, मैं इस पूरे इसको कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक डाउन करूंगा। देखिए द ट्रायड ऑफ एनिमिटी, मैं इसको, मैंने आप पहले बोलता कि मैं इसको बोलूंगा ट्रायड ऑफ एनिमिटी। क्यों बोलूंगा, देखिए आपको ना यहाँ पे हर एक कंट्री के, इसराइल ईरान और यूएस के दो चीज समझना पड़ेगा, एक फियर क्या उनका और स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या। चलिए हम समझते हैं इसराइल से। देखिए इसराइल का मेन फियर क्या है कि उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप कर लेते हैं तो। ठीक है, तो उनका कोर फियर क्या, एग्जिस्टेंशियल एनाइलेशन वाया न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान का कोर फियर क्या है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड रेजिम चेंज की। ईरान में यूएस और इजराइल मिला के रेजिम चेंज कर रहे हैं और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म लगा देंगे बोल के, अगेन वेस्टर्न आइडेंटिटी आ जाएगी बोल के वहां पे। यूएस का कोर फियर क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी चोक पॉइंट्स एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइड पार्टनर्स। देखिए अभी जिस तरह ईरान अटैक कर रहा है इन सब के ऊपर, जो उनके अलाइड पार्टनर्स है, जो अरब कंट्रीज उनके ऊपर अटैक कर रहे, बिकॉज ऑफ दैट उसको प्रॉमिस घूम जाएगा और एक
एनर्जी लॉस, क्योंकि देखिए यूएस जो है ना हमेशा ऑयल कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है। कहीं पे भी देख लो, वेनेजुला, क्यूबा, इराक, अब ईरान। ठीक, क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं हुआ, वो हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, बट ये यूएस जो है ऑयल कंट्रीज के ऊपर ही अटैक कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, अगर ईरान उसको नहीं मिलता तो ये डेफिनेटली जो अरब कंट्रीज के ऊपर जो अभी अटैक हुआ है, भरोसा तो खत्म हो जाएगा अरब कंट्रीज का यूएस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजी समझिए, स्ट्रैटेजी पोस्चर क्या है। प्री इजराइल का preemptive neutralism views Iran as the orchestrator of a hostile acts of resistance। देखिए acts of resistance के बारे में आपको थोड़ी देर बताऊंगा, बट इसराइल क्या चाहता है कि पहले ही अटैक करे और पूरे जो उसका जो उनके एक्स ऑफ रेजिस्टेंस उसको न्यूट्रलाइज करे, और जो उनका न्यूक्लियर डेवलपमेंट उसको न्यूट्रलाइज कर दे बोल के। ठीक है, से ईरान ईरान क्या है कि उसको रिकमेंडेशन दी उसने अब तक इसराइल को सिंस 1979, ओके, परस्यूज रीजनल हेजेमोनी एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर टू कीप एडवर्सरीज एट आर्म लेंथ। ईरान जो है उन सबको मतलब इसराइल और यूएस टैकल करने के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं एक्स ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करके या एसिमेट्रिक वॉरफेयर को यूज करके पूरा एक गेम खेलता रहता है। ठीक है, यूएस का अगर हम स्ट्रेटजिक क्या बोलते हैं पॉजिटिव समझे तो हिस्टोरिकल एनिमोसिटी स्टेमिंग फ्रॉम द 1979, एज आई मेंशन 1979 के अंदर एम्बेसी हॉस्टेज केस हुआ था, इंटेंट ऑन प्रोटेक्टिंग द पेट्रो डॉलर एंड रीजनल डोमिनेंस। ओके, अब देखिए द शैडो वॉर। आप अभी तक समझ गए होंगे कि क्यों ये तीनों कंट्रीज लड़ रहे हैं और इन तीनों का मोटो क्या है वहां पे, ठीक है, उनका फियर और स्ट्रेटजी क्या है बोल के। अब देखिए आपको शैडो वॉर समझना पड़ेगा। 2024 के पहले ना टिल 2024 यू कैन से कि जितने भी वॉर हुए थे यूएस इजराइल और ईरान के बीच में, मतलब यूएस इजराइल एंड ईरान के बीच में, ये शैडो वॉर के रूप में चलते थे। ऐसा नहीं कि आज ही पूरा उठा है कॉन्फ्लिक्ट, ये 1979 से कॉन्फ्लिक्ट उठ के ही आ रहे हैं। तो बिफोर देन दिस इसराइल जो है ना जब भी अपना शैडो वॉर करता था तो वो करता क्या, डायरेक्टली अटैक करता था ईरान के ऊपर, इन द सेंस मोसाद को यूज करके। ठीक है, यूएस भी सेम अपने सीआई को यूज करके वहां पे ईरान में जो भी मतलब साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, या आई वुड से जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं की कंट्री में, और बाहर से कोई मतलब अटैक वेपन करना ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट वेयर इज कमिंग टू द ईरान, इट्स क्वाइट ऑपोजिट। ईरान क्या करता था कि डायरेक्ट अटैक करके अपने कुछ सर्चर हो, आई वुड से कि देखिए जब इसराइल बना था ना तब से कुछ पार्टीज है जिनको इसराइल पसंद नहीं है, लाइक हिजबुल्ला, लाइक हमास। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ईरान उनको फंड करता है। ठीक है, हिजबुल्ला क्या लेबनान में रहता है, गाजा के अंदर हमास है, देखिए, और जो इराक के अंदर है शिया मिलिटेंट्स रहते हैं। देख आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो ईरान है वो शिया कंट्री है, जो इराक और जितने भी अरब कंट्री है सुन्नी कंट्रीज है। ठीक है, बट स्टिल इराक के अंदर बहुत सारे शिया मुस्लिम्स रहते हैं, तो वही बनते शिया मिलिटेंट्स। ओके, और यमन के अंदर हाउतीस है। ठीक है, ये रेड सी के अंदर आपको मिलते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ईरान जो है ना इन सबको, ये जितने भी चार है इन सबको क्या करता है, अब एक्स ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं सबको मिला के, मनी सेंड करता है, वेपन सेंड करता है अटैक करने के लिए, कहां पे, इसराइल को या यूएस को, जो भी वहां पे शिप्स जा रहे थे उनको। अब इन सबको यूज करके ईरान जो है इनडायरेक्टली अटैक करते हैं इसराइल और यूएस के ऊपर। ठीक है, अब फॉर डेकेड्स direct military confrontation was strictly avoided. The conflict was a shadow war defined by cyber sabotage, stuxnet virus targeting Iran nuclear centrifuge। देखिए जो इसराइल था वो साइबर वॉरफेयर में टॉप है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो सेम इसराइल ने ईरान के अंदर मल्टीपल वे में वहां पे मतलब क्या बोलते हैं अटैक करना शुरू किया इन फ्रंट ऑफ साइबर वॉरफेयर के अंदर, टारगेट एसेसिनेशन करता था ऑफ इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इसराइल एयर स्ट्राइक स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू इरानियन एसेट्स इन सीरिया। अब जो भी मतलब इसराइल करता था ना वो मैक्सिमम ईरान के एसेट्स के ऊपर करता, कभी उसने दूसरों के ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टिपिंग पॉइंट क्या था इस पूरे वॉर का, कि भाई 2026 के अंदर ये इतना बड़ा आई मीन लाइक रूप ले लेता है, और 2024 के बाद से क्यों ये शैडो वॉरफेयर जो था वो नहीं बचता, पूरे वॉर में चेंज हो जाता है, मतलब कन्वेंशनल वॉर में चेंज हो जाता है। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 2024 के अंदर अप्रैल में होता क्या है ना कि इजराइल स्ट्राइक्स एन इरानियन कंसल्टेट इन डेमास्कस, जो ईरान की कैपिटल है। ठीक है, इराक की कैपिटल है, और ईरान रेस्पॉन्ड विद 300 प्लस ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, डायरेक्ट टेरिटोरियल एंगेजमेंट बिगस। अप्रैल 2024 को डायरेक्ट टेरिटोरियल एंगेजमेंट बिगस हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अक्टूबर 2024 में इसके ऑपोजिट के अंदर ईरान क्या करता है, ट्रू प्रॉमिस ट्रू ट्रू प्रॉमिस 2 के ऊपर, मतलब उसको एक नाम देता है, मिशन का नाम देता है, और ईरान 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर देता है इसराइल के ऊपर। ठीक है, और उनके एयरबेस पे, मोसाद की फैसिलिटीज के ऊपर। अब जून 2025 में जब आपको पता होगा कि 12 दिनों का वॉर होता है इसराइल और ईरान के बीच में, और यूएस में लास्ट एक दो दिन के अंदर आके
अटैक कर देते हैं, ठीक है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में फॉर्डो के अंदर। तो देखिए, Israel launches surprise strikes on Iranian nuclear sites. Iran retaliates with 550 plus ballistic missiles and 1,000 plus drones amid massive internal protests. Okay, तो ये आप टाइमलाइन देखिए, अप्रैल 2024, अक्टूबर 2024 और जून 2025। अब 28 फरवरी 2026 को आते हैं। तो आपने देखा होगा कि 24 अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2024 के अंदर ईरान अटैक करता है एम्बेसी के ऊपर इराक में। ईरान के सॉरी इजराइल अटैक करते हैं ईरान के एम्बेसी में इराक में, ठीक है। फिर अक्टूबर में ईरान रिटेलिएट करता है, इजराइल में अटैक कर देता है। फिर जून के अंदर 2025 में इजराइल और यूएस सॉर्ट ऑफ मिलकर अटैक कर देते हैं ईरान के ऊपर। अब ये कन्फ्रंटेशन 28 फरवरी को ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब जो जून 2025 में अटैक किया था, वो न्यूक्लियर का जो उनका कैपेसिटी उसको ध्वस्त करने के लिए गया था, जब वो होता नहीं है, वो फेल हो जाता है हमेशा। जब 2026 में उनको ये न्यूज आती है कि ओके ये क्या बोलते हैं सक्सेस हो जाएंगे बनाने के अंदर, अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंदर, तो ये अटैक कर देते हैं। और ये अटैक इस बार, पिछली बार क्या होता है कि यूएस नहीं था, यूएस लास्ट डे के अंदर आता है, जब इजराइल पहले अटैक करता रहता है। अब इजराइल और यूएस में मिलकर एक दिन अटैक किया। तो देखिए, सबसे पहले दिन क्या होता है कि जो अभी तक ये 14th डे चल रहा है अभी वॉर का, ठीक है। तो सबसे पहले दिन यूएस और इजराइल मिलकर अटैक करते हैं। यूएस उसको बोलता है एपिक फ्यूरी, और इजराइल बोलते हैं कि लायंस रोड, इसका नाम दिया जाता है इस पूरे क्या बोलते हैं ऑपरेशन का। तो इसके अंदर जो टारगेट्स है हिट किए जाते हैं, वो एयर डिफेंस हिट करते हैं, मिसाइल लॉन्च हिट करते हैं, न्यूक्लियर हिट करते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी तेहरान हिट करते हैं। इसका स्केल क्या है, 900 प्लस कोऑर्डिनेट अटैक किए जाते हैं 12 घंटे के अंदर, और 1200 म्यूनिशन डिप्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। साइबर वॉरफेयर किया जाता है। आपको पता है कि जब पहले दिन अटैक हुआ था, तो नियरली 3 डेज ईरान के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज पूरी बंद कर दी जाती है। ये इसराइल पूरा उसको मतलब साइबर वॉरफेयर करता है उसके साथ वो भी। तो द डेसिपिएशन स्ट्राइक, द कोऑर्डिनेटेड अटैक किल्स ईरान सुप्रीम लीडर, और इसी अटैक, पहले दिन के अटैक के अंदर ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं अली खमेनी, वो मर जाते हैं, ठीक है। इंस्टेंटली ट्रिगर्ड अनप्रेसिडेंटेड रीजन वाइड रिटेलिएशन। और बिकॉज ऑफ दिस आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी शिया मुस्लिम से जो उनकी कम्युनिटी है, पूरे मतलब स्ट्राइक करने लग जाती है कि ऐसे यूएस और इसराइल ने कर कैसे दिया ये सब बोलकर। आपको पता हो कि इंडिया में, लखनऊ में और कश्मीर के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे चल रहे थे, छोटे मोटे स्ट्राइक्स हुए थे, और आज भी चल रहे हैं। 2 दिन पहले आपने न्यूज़ सुना कश्मीर में अगर दोबारा चल रहा है। मुझे ये समझ में आता है कि भाई इंडिया में जब अटैक होता है कोई आता क्यों नहीं, और के बाहर में कोई मर जा रहा है तो भाई लोग पूरी लंका लगा ले रहे हैं इंडिया की। ओके, सो व्हाट एवर इट मे बी। तो अब चलिए समझते हैं कि ईरान कैसे अटैक करते हैं। तो पहला दिन हो जाता है जब इजराइल और यूएस अटैक करते हैं। अब ईरान कैसे अटैक करते हैं ये चीज समझते हैं। देखिए, जो पहले के 1 to 3 डेज से द इमीडिएट शॉक है, ईरान क्या करता है ना कि देखिए इजराइल और यूएस जो है आई वुड से कॉन्सेंट्रेट अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, वेयर एज ईरान ऐसा नहीं करता। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को जला देता है। ईरान क्या करता है कि तल अवीव में बॉम्ब डाल देगा, दुबई में डाल देगा, सऊदी अरब में डाल देगा, यूएई में डाल देगा, बहरीन में डाल देगा, ओमान में डाल देगा। उसने लिटरली 14 घंटे को बर्न कर दिया। 12 थे 2 दिन पहले तक, आज 14 हो चुके, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि 12 घंटे से बॉम्ब कर दिया ईरान ने। क्या किया, बस यही कि ऑयल प्राइस बढ़ा दो, चोक कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उनका पहले दिन से यही था प्लान, पूरा जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब कर दो, ठीक है। ऑयल जो ये क्या बोलते सप्लाई चेन चल रही है उसको डिस्टर्ब कर दो। वाई हाउ, जो अपने अरब कंट्रीज उसको अटैक करते हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस होगा क्या कि ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तीसरा, जो दुबई फाइनेंशियल हब है पूरे वर्ल्ड का, उसको अटैक कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर टेल अवीव और जो यूएस में जितने बेस है, एयर बेस थे या जो नेवल बेस थे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सब पे अटैक कर दिया उसने। अब इसी कारण होता क्या है कि जो पेन जो है वो डिस्क्रीट हो गया। आई वुड से कि जितने मल्टीपल कंट्रीज जो यूएस रिजल्ट आए थे तो उन सबको उसने पेन दिया लिटरली। ओके, सो होता क्या कि फर्स्ट 1 to 3 डेज के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स ऑन टेल अवीव एंड यूएस गल्फ बेसिस, 6 soldiers killed at Camp Buring, 1 civilian attack at Bahrain naval base, global oil trade disrupted as 11 commercial ships are hit। अब 4 to 6 डेज के अंदर होता है प्रॉक्सी एक्टिवेशन हो जाते हैं। पहले का इमीडिएट शॉक है, 4 to 6 प्रॉक्सी एक्टिवेशन। देखिए अब होता क्या है कि एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस स्लाइड कि जो हिजबुल्लाह जो है लेबनान में है, उस वो ईरान के ये सब प्रॉक्स है ना, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब प्रॉक्स है उसके। तो ये प्रॉक्स पे एक्टिवेट करके हिजबुल्लाह को लेबनान से अटैक करने के लिए बोलते हैं। और उसके रिटेलिएशन में जो इजराइल जो लेबनान में इतने भयंकर बॉम्ब शेलिंग करता है कि लेबनान लिटरली आके रिक्वेस्ट करते हैं कि रोको बॉम्ब शेलिंग, इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वहां पे जो हिजबुल्लाह की हाल दोबारा खस्ता कर देते हैं इसराइल, ठीक है। तो
मास ड्रोन स्वार्म्स अटैक यूएई के ऊपर करता है, सऊदी अरेबिया के ऊपर, कुवैत के ऊपर करता है, हिजबुल्लाह एंड इराक मिलिशियंस ओपन न्यू फ्रंट अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस पोजीशंस. ओके, day 7 to 12, the degradation, heavy Israeli US strikes destroy Iranian missiles tunnels command center. By day 12, Iranian missile launches dropped by 96% due to insertion loss and heavy interceptions. देखिए, अब होता क्या है ना कि जो पिछले हफ्ते जब दूसरा जो हफ्ता था वॉर का, उसके अंदर क्या है, इसराइल और यूएस ने बहुत ज्यादा हेवी बॉम्ब शेलिंग करके जो उनकी जितने भी लॉन्च पैड थे या जो उनके कमर्शियल थे उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया था. और अब जो है 96% जो पहले जितना जो फर्स्ट वीकेंड जितना तबाही की थी ईरान ने, वो कम हो चुका है. ठीक है, अब वो कभी मतलब पॉइंट कर रहा है बट कम कम कर रहा है पॉइंट आउट ईरान. अब देखिए, इसराइल का जो अभी पॉइंट ऑफ क्लियर है कि इसराइल को रेजिम चेंज करना है, बट यूएस बिकॉज ऑफ दिस रिटेलिएशंस और जो स्ट्राइक्स ईरान कर रहा है, यूएस का जो गोल है वो चेंज होता रह रहा है. भागा कि मुझे रेजिम चेंज पहले करना था या वहां पे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना था, क्या था कि वो कंफ्यूज हो रहा है. ठीक है, अब देखिए द इंटरसेप्शन अम्ब्रेला एंड एसिमेट्रिक ऑफ कॉस्ट, ये चीज मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बता दी थी, वैसे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ. देखिए, हो क्या रहा है ना कि जो ईरान जो है छोटे छोटे 20,000 या 30,000 डॉलर के ड्रोन्स बना दे रहे हैं, साइड ड्रोन है, जो भी ड्रोन है वो भेज दे रहे हैं इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स. वो सब क्या जा रहा है, जाके अटैक कर रहे हैं. ठीक है, इसराइल या यूएई यूएस के जो एयरबेस है वहां पे. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसको टैकल करने के लिए इसराइल या जो यूएस के जितने फायर सिस्टम्स आ गए, आयरन डोम आ गए, ये सब मिलियंस ऑफ मिसाइल्स जो कॉस्ट होते हैं उसको एक एक ड्रोन को गिराने का उतना यूज कर रहे हैं. अब बिकॉज ऑफ इट होता है क्या कि 20,000 कहाँ और 1 मिलियन कहाँ, राइट. तो आप समझ लीजिए कि जो एसिमेट्रिक चल रही है इस पूरे वॉर के अंदर एक एक वेपन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा. ईरान बहुत कम में, मतलब आई वुड से कि आप 1:100 का जो कॉस्ट है उस रेशियो के ऊपर वॉर खेल रहे हैं ईरान. बिकॉज ऑफ दिस हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक पैराडॉक्स बन गया कि ये जो एसिमेट्री ऑफ कॉस्ट है बोल के. देखिए, शील्ड द कॉर्पोरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ ईरान डोम यूएस सार सिस्टम्स एंड अलाइड इंटरसेप्शंस यूके यूएस जॉर्डन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड 90% ऑफ द incoming projectiles, severely limited physical damage. Okay, the paradox of attrition, the financial mathematics heavily favor the attacker interception. A mass produced 30,000 drone often required deploying a 1.5 million interceptor missile. So as I mentioned कि पूरा asymmetry because of these were the paradox of attrition. Okay, अब देखिए द टारगेट एक्सपेंशन, ये भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया था. पावर प्रोजेक्शन बिकम्स लायबिलिटी. अब ईरान क्या कर रहा है ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इसका न्यूज़ पिछले एक हफ्ते के अंदर, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको ब्लॉक कर रहा है. अब यहाँ पे कर क्या रहा है ना, देखिए ईरान जो है मल्टीपल अपने इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मस्कट, ओमान, कुवैत, बहरीन, सब पे अटैक कर रहा है. ये सब क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और ऑयल को बेचती है. अब जब इन पे अटैक हो रहा है तो उनको डेफिनेटली ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया जाएगा. अब बिकॉज ऑफ दैट क्या ऑयल बेचा नहीं जा पाएगा, मतलब ऑयल बेच नहीं सकेंगे. इवन वो ऑयल प्रोड्यूस करके चाहे वो टैंक में लोड करके अगर बेचना चाहे कंट्रीज को, ईरान क्या करे, जहां उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ये स्ट्रेच है इस पूरे को ब्लॉक कर दे रहा है माइंस डाल के. अब बिकॉज ऑफ दैट जो शिप्स है वो जहां से डर रही है और हो नहीं पा रहा है. देखिए, ईरान ड्रास्टिकली एक्सपैंड द कॉन्फ्लिक्ट पैरामीटर्स बाय declaring any regional nation hosting US or Israeli military asset a legitimate military target. Okay, अब ईरान ने क्या बोला कि भाई जो भी कंट्री यूएस और इसराइल का साथ दे रही है, उनके बेस का साथ दे रही है, मतलब उनको बेस वहां बनाने दे रही है, हमारे लिए वो टारगेट बनेंगे, मिलिट्री टारगेट बन जाएंगे. ईरान ने डायरेक्टली बोल दिया. ठीक है, अब द स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स, द पोस्टर ट्रैप नियर गल्फ स्टेट्स इन द क्रॉसफायर एसेट्स ओरिजिनली स्टेशन बाय द यूएस टू सिक्योर द रीजन एंड प्रोटेक्ट डिफरेंस सडनली बिकेम फिक्स्ड वल्नरेबिलिटीज फॉर ईरान ड्रोन्स. देखिए, जो यूएस ने पहले सेफ्टी के लिए बनाए थे वहां पे जो उनके बेसिस थे, मतलब जो अरब कंट्रीज के से अरब कंट्री को सेव करने के लिए जो बेस बनाए थे, वो अब आई वुड से कि वनरेबल हो गए. ठीक है, ड्रोन्स के लिए. अब बिकॉज ऑफ द टू कंट्रीज वनरेबल होगी ईरान के अटैक के लिए. ठीक है, अब देखिए द चोकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, आपको अब ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक है. ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट है जहां से वर्ल्ड का 26% ऑफ ग्लोबल ऑयल, ठीक है, पूरा ट्रांसिट होता है. अब बिकॉज ऑफ ईरान वॉर ये डेंजर में आ गया. ईरान यहाँ पे अटैक कर रहा है, जितने भी शिप्स जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं. कुछ कुछ आपको पता हो कि इंडिया की शिप पे भी अटैक किए एक दो के ऊपर, मतलब जिसमें इंडिया के सेलर्स जो मर गए थे. ठीक है, अब ये बिकॉज ऑफ दिस ये स्ट्रेट के ब्लॉक होने के कारण ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी $150 को शूट कर चुके हैं. और ईरान क्या चाह रही है $200 प्लस पे शूट करते, जिससे कि ईरान एट द एंड ये बोल दे कि वो विन हो चुका है वॉर के अंदर. ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक कंट्री का अपना अपना पैरामीटर विन होने का, ईरान का ये एक पैरामीटर विन होने का. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ये रेड सी कॉरिडोर भी एक है. देखिए, यूएई और जो
क्या वो सऊदी अरेबिया, इनको ना दोनों कॉरिडोर रखते हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रखते हैं और रेड सी कॉरिडोर भी रखते हैं, बेसिकली यूए को सबसे ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो वो कहीं से भी ऑयल बेच, ईरान क्या कर रहा है ना कि अपने प्रॉक्सी को यूज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुद ईरान ब्रेक कर, मतलब ब्लॉक कर रहा है, और रेड सी कॉरिडोर को ये हouthis से ब्लॉक करवा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाके अटैक करवा दे रहे हैं। अब देखिए रेड सी कॉरिडोर भी अपना वर्ल्ड का 10% क्या बोलते हैं ऑयल ट्रांसिट करता है वहां से, ठीक, ऑयल एंड नेचुरल गैस ट्रांसिट करता है। अब इसको भी रोक देंगे तो डेफिनेटली ऑयल की पूरे वर्ल्ड में किल्लत तो बढ़ेगी, और बिकॉज ऑफ दैट ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या था, ड्यूअल ब्लॉकेट ऑफ दिस bottlenecks triggered cascading inflation, hitting everything from daily consumer plastics to industrial manufacturing high consumption nations। देखिए अब इनका मेन जो है ना इफेक्ट पड़ेगा इंडिया और चाइना, बिकॉज वी आर द हाई कंजम्पशन नेशंस है, और जैसे कॉस्ट एक पर बढ़ता है तो वो मल्टीपल चीजों का इफेक्ट करता है, ठीक है। द अनइंटेंडेड कैजुअलिटीज, अब कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो देखिए ईरान में अब तक 1300 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, इससे बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि ईरान अब पता है कि कैसा करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं जो भी कुछ मर गए तो वैसे भी, ठीक है। बस एक स्ट्राइक जो कंट्रोवर्सी आई वुड से कि बोलूंगा कि इसराइल और जब यूएस ने अटैक किया तो एक स्कूल के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पे छोटी बच्ची पढ़ रही थी, तो 170 गर्ल्स मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। और मेजर डिक्लेरेशन ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीडरशिप, ये होता है ईरान के अंदर। इसराइल और यूएस में क्या होता है, सिविलियन कैजुअलिटीज केप्ट रिमार्केबली लो ड्यू टू द अम्ब्रेला। इसराइल और जो डिफरेंट अरब कंट्रीज के अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत कम होती है, जबकि ईरान बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पे अभी एयर डिफेंस के नाम कुछ है नहीं, बचा नहीं कुछ वहां पे, ठीक है। मिलिट्री लॉसेस, 6 यूएस सोल्जर्स लॉस अभी तक मारे जा चुके हैं। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कल देर रात को होता क्या है कि जो यूएस का ऑयल क्या बोलते हैं फिलिंग रिफिलिंग जो शिप होता है, जो एरोप्लेन होता है, उसको अटैक कर दिया जाता है वाया ईरान, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट होते क्या है कि उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं उस जो एयरप्लेन के होते हैं, वो सबके सब मर जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है राइट नाउ 12 टू लेके 13 का है इनका नंबर, डेथ टोल ऑफ मिलिट्री, यूएस मिलिट्री, ठीक है। और 11 इसराइलीज मारे जा चुके हैं। वाइडस्प्रेड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमी पैरालाइज ड्यू टू द रिजर्व मोबिलाइजेशन। अब आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, देखिए जो, और एक चीज है जो इकोनॉमिक वे में जो ये वॉर अगर आप देखें तो इसराइल को मेन प्रॉब्लम पता कहाँ पे आएगी कि इसराइल इसराइल जो है ना अपना उसका पॉपुलेशन बहुत कम है इसराइल की, तो वो क्या करते हैं रिजर्व में बहुत सारे लोगों को रखते हैं। तो जो रिजर्व जो लोग हैं ना वहां पे, वो है जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर वो लोग वॉर में आ रहे हैं अपनी फैक्ट्री सब छोड़ के, तो वहां काम कौन करेगा? तो ये एक पैरलेस हो गया इंडस्ट्री का इसराइल, और इसराइल को पैसे वहीं से आते ज्यादा, ठीक है। दूसरा यूएस, यूएस का देखिए जितने लोग मरते जाएंगे ना यूएस के लिए उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यूएस का मतलब देखिए आप यूएस का ना जो फाइनेंशियल अभी जितना हिट हो रहा है इस वॉर में, बहुत भयंकर वो हिट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर आई वुड से कि जो उसका वोट पावर है या वोट बैंक है वो कम होता जाएगा। कमिंग टू ईरान, ईरान के देखिए वो वैसे भी कभी वो लंबे वॉर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ईरान, ठीक है। और ईरान में जितने लोग मर गए कितने लोग मर गए उससे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। ईरान की तरफ से भी एग्जिस्टेंशियल आई वुड से वॉर है, और मेनली उसको रिजिम चेंज नहीं होने देना, ईरान का बस यही एक फोकस है, ठीक है। द ग्लोबल फॉलोआउट, अब ग्लोब पूरे ग्लोब में हिट कैसे हो रहा है देखिए, मास एयर स्पेस क्लोजर अक्रॉस द मिडल ईस्ट, थाउजेंड्स ऑफ कमर्शियल फ्लाइट कैंसिल। आपको पता होगा कि जो दुबई और अबू धाबी के आपको ग्लोबल हब्स थे वो अब सब ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट विद फ्रांस, जर्मनी एंड इंडिया फॉर डिजास्टर प्रोटेक्शन, ठीक है। वहां की जितनी भी कंट्रीज अपने अपने जो वहां के लोग रह रहे हैं सबको लाने के लिए बहुत मतलब अपना मतलब स्टार्ट कर चुके हैं कि इंडिया के लोग कैसे लाने वहां से, जर्मनी अपने लोगों को वहां से कैसे लेने बोल के, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स आप समझिए, देखिए हर एक वॉर में एक मतलब दो पार्टीज होती है, तो डिफरेंट कंट्रीज एक एक अपना अपना पार्टीज चुन लेती है। तो प्रो स्ट्राइक कोalition की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी वो यूएस और इसराइल के तरफ है कि वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो भाई वो पूरे मतलब अपने जितने भी उसके एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस उनको न्यूक्लियर वॉर दे देगा और खत्म, फिर तो भाई दुनिया खत्म हो जाएगी। वो पता है आपको पाकिस्तान की तरह कर देंगे सब लोग, किसी ना किसको बेच देंगे कुछ कुछ पैसे के लिए, ठीक है। द अपोजिशन, ऑपोजिट में कौन है जो ईरान के साथ है वो है रशिया, चाइना, ब्राजील, स्पेन है। वो क्या बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियर को कंडेम नहीं कर रहे, बट वो ये बोल रहे हैं कि जो इसराइल और यूएस ने वॉर किया वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत था, पहले बातचीत या कोई डिप्लोमेसी किया जा सकता था बोल के, ठीक है। बोल ऐसे कोई दूध की दुल्हन है इसराइल, क्या बोलते हैं ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, चाइना ताइवान को लेना चाह रहा है, यूएसए जितने सबको अटैक कर रहा है। तो ये सब बोलने की बात है बस, ठीक है। अफेक्टेड न्यूट्रल्स, अब इसमें न्यूट्रल कौन इस पूरे वॉर का, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, बहरीन और इंडिया भी न्यूट्रल था बेसिकली, ठीक है। अब इस कारण हो क्या इन वॉर का इन कंट्रीज को डिस्टर्बेशन झेलना पड़ रहा है, जो इकोनॉमी थोड़ी ट्रिपल हो रही है, ठीक है। अब द इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइट रोप, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी इंपोर्ट्स, इंडिया क्या है देखिए
इंडिया ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पे कर रहा है। इंडिया के 80% ऑफ द इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट, गैस इंपोर्ट, वो आते हैं मल्टीपल इंपोर्ट ही करते हैं इंडिया, ठीक है, मल्टीपल कंट्री से। अब पूरे उनका 40 to 60% जो है पूरा अपन जो इंपोर्ट करते हैं हम करते हैं गल्फ कंट्री से, गैस और ऑयल को मिला के, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण इंडिया का 40% ऑफ द जितने भी गैस और ऑयल थे ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब ये बिकॉज ऑफ इट आपने देखा होगा कि गैस या ऑयल के प्राइस बढ़ गए बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद as per protection, millions of India citizens reside across the Gulf, Israel and Iran, necessitating massive complex evacuation contingencies. देखिए अब हर एक कंट्री अपने अपने लोग वहां बाहर लाना चाह रहे हो, वहां के लोग मतलब जो जैसे इंडिया लोग है वहां पे, तो वो डर भी रहे हैं कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए बोल के, ठीक है। डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी, देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ी, इंडिया अकेला पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री जो इसराइल और ईरान के साथ दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है और फ्रेंड भी है बोल के, तो या इंडिया अगर थोड़ा पुश कर सके तो मे बी इन सब वॉर को वो स्टॉप कर सके बाय डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके। देखिए आपको और एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिग पावर डायलेमा, हर एक जो बिग पावर्स है, चाइना, रशिया या जो यूएस है, ठीक है, कंस्टेंट्स बिकॉज ऑफ दिस वॉर को रोक नहीं पा रहे, तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट भी है वहां पे, और कुछ कुछ ये है कि अगर वो आ जाए तो वॉर और बड़ा हो जाएगा बोल के। चाइना एनर्जी डायलेमा, चाइना देखिए वो एक क्लेवर फॉक्स है, से वो कभी आता नहीं है वॉर के अंदर, वो बैक पूरा बैक ही करता रहता है, ठीक है। तो चाइना को क्या है, वो वॉर इसलिए रुकवाना चाहता है कि एनर्जी, क्योंकि ईरान जो है अपना 90% ऑफ ऑयल चाइना को बेचता है और चाइना ही खरीदता है उसको, ठीक है। अगर ईरान वॉर में लगा रहा तो उसके लिए ऑयल का प्रॉब्लम आएगी, और उसको वैसे क्योंकि अभी वो रशिया की तरफ देख रहा है ऑयल के लिए ज्यादा, तो उसको रशिया से लेना पड़ेगा, अगेन ये एक डिपेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। रशिया क्या है, रशिया अभी यूक्रेन के वॉर में तो ज्यादा यहाँ पे घुस नहीं सकता, और यूएस क्या है, द एट्रिशन ट्रैप, बिकॉज ऑफ द इसराइल यूएस आ तो गया, बट उसको बाहर कैसे आना यूएस को पता नहीं है इस चीज के बारे में, ठीक है। अब फ्यूचर, अब आपको इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है पूरे इस वॉर में, चार सीनारियोस बनते हैं, देखिए। सबसे अगर डीएस्केलेशन हो जाता है तो तभी वो शैडो वॉर करेंगे, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर से करते रहेंगे, और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट करेंगे आफ्टर। देखिए अभी जैसा ऑयल प्राइस बढ़ा तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक सेटलमेंट्स करने ही पड़ेंगे, अनलेस कहीं ये जाएगा नहीं वॉर, ठीक है। अगर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो लॉन्ग रीच में वॉर चलेंगे, ठीक है। आपको पता है 97 98 के अंदर मिडिल ईस्ट कितना डिस्टेबल था, वो अब दोबारा हो जाएगा डिस्टेबल इफ मैक्सिमम एस्केलेशन चलेगा और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है, जो मैक्सिमम नहीं होगा, बट या कुछ भी हो सकता है होने को, राइट। देखिए अब अगर मैं इसको पूरे को अगर मैं समराइज करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए आज के दिन में वॉर सब कन्वेंशनली फेस टू फेस ही लड़ रहे, कोई शैडो वॉर्स आजकल नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए आप स्टार्टिंग हुआ रशिया और यूक्रेन से, वो दोनों भिड़ गए, ठीक है। उसके बाद यूएस, इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। अगला वॉर पता कहाँ होगा, मैक्स 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 चाइना और ताइवान का होने वाला है, क्योंकि चाइना अपना कुछ ना कुछ अभी 2 दिन पहले ही, एक दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना अपने हजारों बोट्स, शिपिंग बोट्स को एक डिफरेंट पैटर्न में रख रहा है कि वो ताइवान के ऊपर, ताइवान को थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं, बिकॉज यूएस अब आ नहीं पाएगा क्योंकि वो ईरान के वॉर में रिस्ट्रिक्ट हो रखा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एरा ऑफ शैडो वॉर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के ऊपर आ रहे हैं, और बहुत सारे भी और चीजें जो अनफोल्ड होनी है कि अब हमें ये देखना वॉर कितने में खत्म होता है, कहाँ वर्ल्ड के जो बिग लीडर्स हो किस तरह इस पूरे वॉर को लेते हैं, और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो मेरा जितना ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, इफ समझ में आया तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।